एक बार फिर से आपका स्वागत है। बजट कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में पेश किया है, उस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट को लेकर क्या कहते हैं, देखते हैं। गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना। और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बल्कि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंकड़े देश के सामने आते हुए दिखाई देंगे। मैं एक कोरोना कालखंड में एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट के लिए, जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। बजट में 100 सैनिक स्कूलों को राज्य सरकारों के साथ या पीपी मॉडल के साथ बनाने की घोषणा अत्यंत स्वागत योग्य है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन करने, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की जो घोषणा हुई है, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वरिष्ठ नागरिकों की जो अपेक्षाएं थी, कोरोना कालखंड में भी सरकार ने उनका ध्यान रखा और अब 75 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके पेंशन की आय में टैक्स से छूट देने की घोषणा भी स्वागत योग्य है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालयों की अतिरिक्त घोषणा अत्यंत सराहनीय पहल है। और अगर मैं कहूं तो यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा से देश के गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर यह बजट खरा उतरेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार, अपनी केंद्र सरकार के लिए जो बजट आया है, देश के लिए जो सरकार के द्वारा लाया गया है, उसकी कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे थे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अमरीश हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस बीच अभिषेक राजा राम अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, किस तरीके से देखा जाए इस बजट को? काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो छूट गई हैं, मिडिल क्लास को राहत नहीं दी गई है, टैक्स पेयर्स को राहत नहीं दी गई है, पेट्रोल और डीजल पर जो उपकर लगा दिया गया है वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल रहा है। कैसे देखते हैं आप इस बजट को?
सरकार के सामने बड़ी समस्याएं थी कोरोना लॉकडाउन की वजह से। उनके पास इनकम के साधन कम हो गए थे, कम साधनों में। और ये देखिए 9.5% बजट घाटा रहने वाला है इस साल का, और अगले साल के लिए भी 6.8% टारगेट कर रहे हैं, जबकि लॉ के हिसाब से 3.5% होना चाहिए। उस हिसाब से इनके पास ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ करा भी नहीं। ये भी एक अफसोसजनक बात है। जब कोई व्यक्ति होता है तो वो जब रिटर्न अपनी बजट को सुनता है तो वो ये सोचता है कि आज मैं नौकरी पेशा हूं तो मुझे टैक्स में छूट मिलेगी, मुझे थोड़ा सा टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। या उसका विचार ये होता है, जैसे गृहिणी है तो वही सोचते हैं कि जी पिछले कुछ दिनों में सब्जी के दाम बढ़ गए हैं तो मेरे को शायद कोई बेनिफिट मिलेगा, एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करे जाएंगे। एमएसएमई सोचता है कि जी मेरा व्यापार बड़ी दिक्कत में है तो शायद मुझे कुछ लोन के नए अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप सोचता है कि कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे, जो पुरानी पॉलिसी है वो तो एक्सटेंड हो गई, लेकिन पुरानी पॉलिसी तो कोरोना काल से पहले की थी। तो कई चीजें ऐसी हुई हैं इस बजट में जिसमें कि ये कोरोना के बाद का जो बजट था, जिससे आशाएं थी कि देश को नई दिशा देगा, वो दिशा नहीं थी जो पुरानी चल रही है। उन्होंने कहा जी वो जो स्कीम चल रही थी पहले से उसी को चला देते हैं। और ये एक बड़ी दुखद स्थिति है। जैसे आप देखिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट 2019 में ऐतिहासिक लो पर है तब से, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को टैक्स रेट कम नहीं करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म 2 साल से आशा कर रही थी कि शायद हमारे भी टैक्स रेट कम करे जाएंगे। तो कई चीजें अगर आप ये देखें कि कुछ भी नया विजन नहीं दिया सरकार ने। हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाना है तो इसके लिए सरकार को कुछ बड़ा बेनिफिट देना चाहिए था, कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट करते। मेक इन इंडिया होता था जब मैं छोटा होता था, उसको मेड इन इंडिया कर दिया, बाद में असेंबल इन इंडिया कर दिया, अब शायद पैक इन इंडिया होगा। तो कुछ जो शेयर बनाया था कुछ वो नया उल्टा नहीं पड़ा था, है। यही कांग्रेस भी कह रही है। शर्मा जी आप भी लगातार यही कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं था, पुरानी नीतियों को ही आगे बढ़ा दिया है, और वो भी ऐसी नीतियां जिनमें उतनी ज़्यादा जान नहीं है कि जो दिशा दे सके देश को। भूपेश जी, नया था, बजट नहीं था, एक सेल बजट था। इसके अंदर आप देखिए कि जो पुरानी चीजें, पुराने सिस्टम, उसकी सेल की तरह बजट को पेश किया गया। उसके ऊपर देखिए अभी पीछे गडकरी जी के बयान पे आ रहे हैं। गडकरी जी क्या कह रहे हैं कि 20 साल की गाड़ियों को स्क्रैप कर देंगे, उससे नई गाड़ियां बिक जाएंगी। यानी परियोजना योजना कुछ नहीं है कि ये तोड़ देंगे मजबूरी में नया खरीद लेगा, लेकिन जो उसको खरीदने के लिए जो उसकी डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, जो उसके पास सिस्टम आना चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमने सेल लगाई है, जो खरीदार है वो खरीद ले। नितिन गडकरी की बातों को अन्यथा ना ले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका ये कहना था कि अगर पुरानी गाड़ियां जो कि धुआं धक्का दे रही हैं, जिनकी उम्र ख़त्म हो चुकी है, इतनी लाख गाड़ियां हैं, अगर वो ख़त्म होंगी तो उसमें से कुछ लोग नई गाड़ियां भी लेंगे। तो स्क्रैप की बात कर रहे थे वो। देखिए जो वो कह रहे थे उसके सिस्टम के अंदर ये पॉलिसीज पहले भी आई हैं। नई गाड़ियां एक अगर सिर्फ लेंगे तो बैटरी पोल्यूशन और वाली उसके गाड़ियां रिलेटेड, भूपेश जी अगर हम ये कह दें कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री का इतने बड़े सिस्टम को हम स्क्रैप में डाल देंगे, तो वो एक क्वेश्चन मार्क इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि हम किसके लिए ऐसा करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री को स्क्रैप में डालने के लिए नहीं कह रहे थे सर, पुरानी गाड़ियों, 20 साल पुरानी लेकिन गाड़ियां उस हैं, पुरानी गाड़ियों उनको स्क्रैप में डाला जाएगा। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ आएगी, नई गाड़ियां बिकेंगी, नई गाड़ियां बनेंगी। जो लोग नई गाड़ियां लेंगे वो बैटरी की गाड़ियां खरीदेंगे। लिथियम बैटरी अपने देश में बनाने के लिए जोर दे रही है सरकार। देखिए लिथियम बैटरी जो गाड़ियां जो आएंगी वो प्लानिंग के अंदर है। उससे पहले हमने सीएनजी गाड़ियों की प्लानिंग कर दी, सीएनजी गाड़ियों की प्लानिंग करके ले आए। उससे पहले हमने जो डीजल की गाड़ियां तो उसका टाइम पीरियड करके बाउंड कर दिया। तो प्लानिंग के अंदर हम एक तक अपने जनमानस को ये दे नहीं पा रहे हैं कि किस चीज के ऊपर फोकस करके वो अपने आप को सेट करे। उसकी इनकम का ग्रोथ होता नहीं है और उसकी इनकम की ग्रोथ के ऊपर आप फुल स्टॉप लगा देते हो। ये बजट के अंदर आज इस बजट में जो इतनी बड़ी महामारी के बाद आया, सरकार का ये बजट उन व्यक्ति और उन मिडिल क्लास, उन सैलरी पेंशन्स के ऊपर, उन चीजों के लिए फोकस होना चाहिए था जो सरकार की तरफ निहार रहे थे, जो देख रहे थे। क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ा? जो श्रमिक था, जिसके रोजगार था, उसका इफेक्ट किस पे डिपेंड था? वो इंडस्ट्री पे डिपेंड था, वो बिल्डर पे डिपेंड था, वो और किसी तरह के जो भी उसकी सेक्टर था उस पर डिपेंड था। उन सेक्टरों के अंदर आपको आज उसमें रियायत देनी चाहिए थी, उसकी डिमांड क्रिएट करवा के उसका सिस्टम उस तक पहुंचाना चाहिए था। वो ना आके आपने सिर्फ एक, जो हमारे मित्र भी पीछे कह रहे थे कि आपने एक बीज डाला है जिसकी उपज आने वाले कौन से सालों में होगी, इसका आपके पास अभी कोई प्रमाण नहीं है। बेसिक जरूरत क्या है? डीजल पेट्रोल, उसको आपने क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसको खरीदना और उसको चलने पे उसका जो असर मिडिल क्लास पे और जो सेक्टर से पड़ेगा, जो महंगाई की दर के सामने आएगा, उसका कोई जवाब नहीं सरकार के पास। तो आप अपना भी टैक्स के थ्रू भर कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं,
ठीक है, आप अपना सिस्टम लेके जा रहे, लेकिन जो वोटर ने, जिस जनमानस ने सरकार को चुना है, उसका किस तरह से भला किया जाए, ये भी तो सरकार को सोचना पड़ेगा। 29 लाख करोड़ का डोज दिया गया था बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को। डॉक्टर अम्बरीश, मेरा सवाल आपसे है, उसकी प्लानिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसी चेंज किस तरीके से देखा जाए, या वैसा कोई बूस्टर इस बजट से भी उम्मीद कर रही थी इकोनॉमी? देखिए, मुझे याद है कि बगल में हमारे मित्र कांग्रेस के बैठे हुए राजीव गांधी ने एक बात बोला था कि मैं 1 रुपया देता हूँ और 10 पैसे शायद पहुँचते हैं। सो मुझे यही लग रहा है कि देखिए, पैकेज से जो होती है आप अनाउंसमेंट कीजिए, और जिस हिसाब से बजट में जिस हिसाब से अनाउंसमेंट चल रही है, सो मुझे ये लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटी में आने में उसको वक्त लगेगा, और ये इतनी जल्दी नहीं है कि जो 1 साल में आपकी जो जीडीपी इतनी श्रिंक कर गई है ऑलमोस्ट 24% के हिसाब से, और उसको इतनी जल्दी हम सोचेंगे कि लिफ्ट के बटन की तरह कि हम 10 दबाए और 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। चाहे बीजेपी की बजट हो, चाहे कांग्रेस की बजट हो, कोई भी इतने जल्दी ठीक नहीं कर सकता, और ये पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। आपने बताया जो बीज डले हैं उसके फूल निकलेंगे, पौधे निकलेंगे, पेड़ बनेगा, फल आएंगे। बिल्कुल 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 वो होंगे, लेकिन यदि उसके लिए क्या होता है कि जैसे इनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना होगा। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे इन्होंने कॉरिडोर्स की बात की थी। यदि हम लोग आज भी हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या बहुत बाकी जगह की हम लोग बात करते हैं, या लास्ट बजट में बहुत सारे परियोजना का जो होता है उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। सो लैंड एक्विजिशन आज भी एक प्रॉब्लम है, आज भी पूरी तरीके से प्रोजेक्ट को जो थी कंप्लीट नहीं हुई, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। सो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये 1 साल के अंदर यदि आप हो जाते हैं और प्रोजेक्ट चालू हो जाता है। लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में ही आप देख लो कितनी साल लग रही है, बहुत लंबा टाइम होता है। जब तक आपकी लैंड एक्विजिशन नहीं होगी, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। जैसे बुलेट ट्रेन की बात कर ले, लास्ट बजट में बुलेट ट्रेन की बात कही गई थी, आज उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या हुई थी, बहुत बड़ा पैकेज की बात की गई थी। तो मैं बार बार यही बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी में यदि आप पिछले बजट को यदि आप ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो शायद, और ये इस बजट को यदि जिस हिसाब से बहुत अच्छा परिकल्पना किया गया था कि हर एक सेक्टर्स में जो होता है उस हिसाब से काम करने का यदि ये हो जाती है, तो इंडिया जो होता है, जो सुपर पावर की बात कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बट वही मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी में इसको कैसे ये लोग इम्प्लीमेंट करवा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। भूपेश जी, मैं सिंह थोड़ी सी साहब, बात जोड़ना चाह रहा था। आता हूँ सर, आपके पास आता हूँ। सिंह साहब, इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा टारगेट होगा, क्या अचीव कर पाएगी सरकार? प्लानिंग कागज़ पर तो दिख रही है, कागज़ पर तो आपने महल बना दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ज़मीन पर कैसे उतारा जाएगा? बिल्कुल, हमारे यहाँ क्या है, जो हम प्लानिंग करते हैं उसको जो है ना धरातल पे लेके आते हैं। सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जो है ना उसमें लगी रहती है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने एक छोटी सी बात कही थी, बात छोटी नहीं बहुत बड़ी वैसे कहेंगे उसको, कि राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो वहाँ 10 पैसे पहुँचते हैं। तो ये सत्यता है, इन सरकारों में यही होता था। आज हमारी जो सरकार है, माननीय मोदी जी का जो सानिध्य है सब सरकार के ऊपर, उनकी जो निगाह है हर चीज़ के ऊपर, तो हम यहाँ से अगर 10 रुपये भेजते हैं तो सीधा गरीब और किसान सबके खाते में 10 रुपये पहुँचता है। आज हमारे यहाँ वो लूट खत्म हो चुकी है। और हम जो युवा हैं जिनको रोजगार नहीं है, उनके लिए नई नई योजनाएं चला रहे हैं। उसके लिए एक बहुत भारी भरकम बजट बनाया है, उसके माध्यम से हम इनको रोजगार भी देंगे, इनको इंडस्ट्रियल छोटी पूरी अगर ये लगाना चाहते हैं उसके लिए लोन भी उपलब्ध कराएंगे। तो ये चीज ना कहें कि ये धरातल पे ये है, समय तो लगता है, आज घोषणा की है तो कल तो हो नहीं जाएगा, तो थोड़ा समय लगेगा, मगर ये सब चीजें होंगी, मगर पिछली सरकारों की तरह फाइलों में नहीं होगा, और ना ही पैसा हमने भेज दिया और खप जाएगा। अब आपने हम एक चीज और देखी होगी, बंगाल है, केरल है, जहाँ अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, केरल में और इसमें आप देखिए बंगाल में, बंगाल में किसानों को जो हम 6,000 रुपये साल का एक किसानों को सीधा सीधा आर्थिक सहायता दे रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने लागू नहीं कराया, इससे किसानों को वंचित रखा गया है। तो सोचिए कि मतलब ये लोग क्या सोचते हैं कि किसान के लिए अगर केंद्र से कोई योजना चलती है हम उस तक ना पहुंचने दें, हम सरकार को केंद्र की सरकार को गुमराह करते रहें कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। इम्प्लीमेंटेशन सरकार पूरी तरह से करना चाहती है, लेकिन उसके लिए स्टेट्स, जो राज्य सरकारें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं,
वो सरकारें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाती हैं। सरकार जो काम कागज पर करती है उसको इम्प्लीमेंट कर कर धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश करती है। अभिषेक राजाराम हाथ उठा रहे हैं, क्या अपडेट, क्या बताना चाहते हैं? रुपेश जी थैंक यू। मैं कैप्टन आईसी जी से कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सरकारें तो काम करने नहीं देती, तो मैं कुछ ध्यान इनका आकर्षित करना चाह रहा हूँ पुरानी बजट स्पीच का। 2020 की बजट स्पीच है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की। पैरा 23.7 में उन्होंने कहा कि किसान रेल आएगी। पिछले साल उन्होंने बोला किसान रेल आ गई। 23.8 में उन्होंने कहा किसान उड़ान फैसिलिटी आएगी, जिससे किसान देश में भी और विदेश में भी अपना सामान बेच पाएंगे। ठीक है। 2016 की अरुण जेटली जी की स्पीच है, पैरा नंबर मुझे याद नहीं, उसमें उन्होंने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में गोडाउन बन जाएंगे, वेयर हाउसिंग बन जाएंगे। और 2018 की स्पीच में बोला गया था कि ई नाम फैसिलिटी बोली जाएगी, और 2019 की स्पीच में बोला गया था ई नाम फैसिलिटी को नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के साथ लिंक कर दिया जाएगा। इन सारी परियोजनाओं में स्टेट्स का कोई रोल नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए इसमें कौन सी स्टेट ने रोड़ा अड़काया है। और ये ई नाम को नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट से लिंक करने वाली बात, ये केंद्र सरकार की जब अगर बोला गया तो केंद्र सरकार ने क्यों नहीं की। और पिछले साल का बजट था हमारा 200 लाख टन फिशरी प्रोडक्शन का, वो पूरा नहीं हुआ। 2016 में जो ब्लू इकोनॉमी का बजट प्लान अरुण जेटली जी ने रखा था, वो आज तक धरातल पर क्यों नहीं आया। इसके लिए चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपने बता दिए, सवाल का जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, देखो किसान रेल, किसान उड़ान, हर क्षेत्र में वेयर हाउसेज बनेंगे, सबसे पहले मोटे मोटे काम थे। इसमें कहीं स्टेट गवर्नमेंट इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं कर सकती थी, केंद्र सरकार अगर चाह लेती तो हो जाता ये काम। नहीं, केंद्र सरकार बिल्कुल इस पे कार्य कर रही है, चल रहा है। अब ये जो बिल, किसान जो हित का जो बिल लाए थे, ये सब इन्हीं चीजों से जुड़े हुए थे। ये इसी से जब किसान अपना जो उत्पाद है मंडियों से, जहां से पहले उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, अब सरकार ने जो योजना बनाई उससे उसको उचित मूल्य मिलेगा, उसको कहीं से कहीं नुकसान नहीं होगा। प्राइवेट फर्म जो आएंगे वो एक रेट तय करके आएंगे कि हम आपकी फसल इस हिसाब से खरीदेंगे। और उसमें अगर किसान के कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है कि काफ़ी समय क्या होता है, कहीं ओला पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, फिर भी उसको जो उसके साथ जो मीटिंग हो, एग्रीमेंट हो चुका है, वो उसको पेमेंट होगा। तो इससे सीधा सीधा किसान को बेनिफिट जा रहा है। और जब किसान का माल फार्मर खरीदेगा तो वो एक्सपोर्ट भी होगा। तो ये इस तरह से जो योजना बनाई है, मगर उसको चलने ना देने की वजह से ये 3 बिल पे जो रोक लगाई जा रही, मुख्य कारण यही है। और इससे जब माननीय मोदी जी ने खुले मंच से कहा है, बड़ा हृदय करके कहा है कि 2022 तक हम किसान की आय को डबल करने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं, तो इनको 2022 देखना चाहिए ना। 1.5 साल के लिए होल्ड पे भी हम तैयार हैं कि हम 2 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं। आप एक बार देखिए तो कि सरकार क्या करना चाह रही है। आप इंतजार नहीं करते शर्मा जी, आप लगातार सरकार पर हमला बोलते हैं, इंतजार नहीं करते, धैर्य नहीं रखते। सरकार ने अगर कह दिया है कि किसानों की आय दुगनी होगी, कागज़ों पर नहीं होगी, ज़मीन पर होगी, किसान के खाते में पैसा डाल रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं या 2 गैर भाजपाई सरकारें हैं, आप रोड़े अटकाते हैं काम में, क्यों करते हैं ऐसा? सिलसिलेवार जवाब देता हूं कैप्टन जी की बात का। देखिए, इन्होंने एक बात को पकड़ा कि राजीव गांधी ने बोला कि 1 रुपये चलता है और कुछ पैसों में वहां पहुंचता है। जो सच राजीव गांधी जी ने बोला वो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला। सच क्यों बोला? क्योंकि हमारी नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। करप्शन भी तो आपकी सरकार में थी, इसका मतलब। मैं आ रहा हूं वापस। उसके बाद अगर उन सरकारों के अंदर करप्शन थी जो ये सरकारें कहती है, जो आज की सरकार कहती है, तो करप्शन होने के बाद भी जीडीपी ग्रोथ भी थी, इनकम ऑफ स्लैब भी था, और पेट्रोल और डीजल का रेट क्रूड ऑयल के ज्यादा होने के बाद भी देश की जनता को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलता था। फिर कहां चले जाते थे 90 पैसे? वापस लाऊंगा सर। उसके बाद आज ईमानदारी कितनी है देखिए जी, हम डिजिटल के अंदर डालते हैं, 6,000 रुपए सीधे अकाउंट में चले जाते हैं। ईमानदारी कितनी है? जैसे हमारे एक वक्तव्य के अंदर किसी ने पूछा कि आपने सिर्फ अब तक कई 100 परियोजनाएं लागू करी हैं, और कई 100 परियोजनाएं लागू करके उसका मार्केट ऑफ मैनेजमेंट कराया, उसमें से 2 परियोजना भी धरातल पे लाकर देश की जनता के सामने नहीं रखी। अगर रखी होती तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती, डीजल और पेट्रोल के रेट नीचे आ जाते, डॉलर के रेट जो आसमान ऊपर चढ़ गए वो भी नीचे आ जाते, और आपकी जो ट्रिपल मिलियन करके जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी थी, जिसके लिए आपके
आपके एक पर्सनैलिटी ने बोला था सिंह साहब गिना वो भी दीजिए जरा बढ़ कुछ, गई होती। गिना दीजिए जो लेकिन परियोजनाएं आपने बनाई और जो इम्प्लीमेंट हुई, गिना दीजिए जरा, ये बार बार कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इनकी सरकार गई और हमारी सरकार आई तो उस टाइम पेट्रोलियम कंपनियों पे इतना बोझ ये छोड़ के गए थे कि उसको चुकाने के लिए उनका कर्जा हमारा बहुत समय निकल गया। आर्थिक हिसाब से ये इतना कमजोर करके गए थे क्योंकि इनके यहाँ तो लूट मची थी ना। इनके यहाँ हर मंत्री आप देख लिए, हर साल में नहीं हर महीने में नया एक घोटाला आ जाता था, चाहे वो 2G हो, 3G हो, लैंड घोटाला हो, हमारे जो रक्षा सौदे उनमें देख लिए आप। जो आज रफाल हम लेके आए, ये रफाल इनके टाइम सौदा हुआ था, मगर ये 10 साल का कार्यकाल पूरा चले गए मगर रफाल नहीं ले पाए। और जब हम लाने लगे तो उसमें रोड़ा जरूर अटकाया इन्होंने उसमें भी कमियां निकाली। आप महंगा ला रहे हो, हम सस्ता ला रहे थे। अरे भाई आपको किसने रोका था? आप सस्ता ला रहे थे, लाना चाहिए था। और हम जब आज कोई चीज का आप सौदा करेंगे और आगे 10 साल बाद करेंगे तो उसमें ग्रोथ और रेट में तो अंतर आएगा ही। तो और फिर जो चीज हमने ली उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगवाए हैं रक्षा के हिसाब से देखते हुए। तो ये क्या है कि इनका काम है हर चीज में, कांग्रेस का शुरू से रहा है। मैं एक चीज और लेना चाहूंगा कि आप दूर मत जाइए, जितनी भी जमीन थी, आज जमीन की ये बात कर रहे हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, तो सरकार ने तो हमारा ऐसा कुछ किया ही नहीं जो किसानों की जमीन चली जाएगी। किसान को तो बल्कि खुले मार्केट में दिया। जमीन तो तब जा रही थी जब इनकी सरकार में रॉबर्ट वडेरा फुल पावर में थे, सरकारी जमीनें कौड़ियों में खरीदते थे और करोड़ों अरबों में बेचते थे, बीच का पूरा पैसा खा जाते थे। तो ये वो चीज वही लोग हैं, उस इनके दिमाग से वो चीज निकल नहीं पा रही है। आज सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, साफ सुथरा काम कर रही है। आपने देखा वो पिछला कार्यकाल हमारा निकला, एक भी घोटाला आप बता दिए, एक सिंगल घोटाला। और आज ये 2 साल होने को जा रहे हैं धीरे धीरे दूसरे कार्यकाल के, एक कोई घोटाला नहीं। इनके में नित्य नया घोटाला, हर मंत्रालय का घोटाला, हर मंत्री घोटाले में डूबा होता था। तो और इनके जो मुखिया थे वो खुद ही डूबे होते थे, उनके रिश्तेदार जमीनें बेच रहे थे सरकारी। अगर उसके ऊपर कोई सरकारी अधिकारी और कोई थोड़ा ऑब्जेक्शन भी उठाता था तो उसको लूप लाइन में डाल दिया जाता था। चलिए 2G 3G और कोल घोटाला, जमीन का घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, राफेल घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, सब घोटाले करते थे आप। और उसके बाद अब इनको 6 साल 7 साल हुए हैं, अब आप इनसे हिसाब किताब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बीज बोया है, फल निकलेगा, पेड़ पत्ती उगेगी, उसमें फूल भी उगेंगे, वो पौधा पेड़ भी बनेगा और उसके बाद फल भी आएंगे। इंतजार कीजिए, सब्र तो कीजिए चंद्रमोहन जी। देखिए 33 रुपए लीटर पेट्रोल देना था, 100 के पार चला गया। डॉलर को इन्होंने रुपए से नीचे लाना था, वो आसमान छूता चला गया। देश के किसान को इन्होंने इनकम ग्रोथ 50% करनी थी, वो धरने पे आकर बैठ गया और सोते हुए उठाने को खड़े हो गए तो उसके आंसू निकल गए। तो इन्होंने कह दिया कि ड्रामा करता है। और फिर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कृषि मंत्री एक फोन कॉल दूर है। ये नीति और नीति है। 150 से ज्यादा किसान सादत बह गए, फोन कॉल नहीं आया, ना मीटिंग बैठी, 11 दौर की मीटिंग चली गई। अगर आपने किसानों के लिए फायदे देने थे तो 1.5 साल जिसको स्थगित किया था वो 1.5 मिनट में उनको समझा देते तो देश का इतना पैसा, इतने किसान, इतने लोग परेशान ना होते। ये नीति और नीति है आपकी। ठीक है, पिछली सरकारों को देश का जनमत नहीं मिला, ये हम मानते हैं, हम सिर माथे लेते हैं। अभिषेक राजाराम, 2014 से जो जनमत आपको मिला है उस जनमत का आपने अपमान करा है, देश की जनता के साथ धोखा करा है और अपने क्रोनी कैपिटल के अधीन हुए हैं। और उसके कारण आज आपने देश को समुद्र, जो मैंने पीछे बोला था, सब कुछ बेच डाला आपने। बनाया क्या है उसका हिसाब दे दीजिए बस। अभिषेक राजाराम मुस्कुरा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के बयान सुनकर। समझना ये चाहेंगे, आपने भी गिना दिया कि अरुण जेटली साहब ने ये कहा था तो ये नहीं हुआ, और निर्मला सीतारमण ने 2017 में ये कहा था, 18 में ये कहा था, 19 में ये कहा था, या जब उन्होंने बजट पेश किया तब ये कहा था। इस बजट की अगर बात करें तो कुछ अच्छा लगा आपको इसमें? हाँ, इसमें कई अच्छी बातें हैं सर। बताइए। इसमें अच्छी बात ये है कि जो असेसमेंट का जो टाइम है वो 5-6 साल और 10 साल जो होता था उसको 3 साल कर दिया गया। और उसमें सिर्फ वहीं पर नोटिस भेजा जाएगा जहां 50 लाख से ऊपर का होगा। दूसरा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो इसमें छोटे मतलब एम्प्लॉयज का हित अच्छा रखा गया, सिक्योर करा गया है। जैसे वो पीएफ, सुपर एनुएशन, ये पैसे तो डिडक्ट कर लेते थे लेकिन टाइम पर जमा नहीं करते थे। तो जब जमा करते तो उस साल खर्चा मिल जाता था। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप बाद में खर्च जमा करेंगे तो खर्चा नहीं मिलेगा।
तो इस तरह एम्प्लॉय के हित को साधने की कोशिश करी गई है कि कुछ अच्छी बातें हैं इस बजट में। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कोई बजट पूरी तरह खराब हो या कोई चीज पूरी तरह अच्छी हो। इट हैज टू बी बैलेंस। और मैं फिर वापस कह रहा हूं कि सरकार के हाथ इस बार बंधे हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनके पास इनकम उतनी नहीं है जितनी रेगुलरली होती है। वेरी गुड, एक और अच्छी बात उन्होंने ये कही है एवरेज कि बिलो एवरेज। अगर मैं ये मानूं कि साहब, मैं अगर ये मानूं कि सरकार की मजबूरी थी और सरकार के पास पैसा नहीं था, तो 10 में से मैं 8 नंबर दूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि सरकार को विजन लेकर आना चाहिए था और वो नहीं लाए, तो मैं सरकार को 10 में से 3 नंबर दूंगा। लेकिन मैं एक बात तय है कि बजट सुनाने के, बजट भाषण देने के 10 में से 1 ही नंबर दूंगा। बहुत उबाऊ तरीके से बजट बताया गया। जब आप देखते हैं ना, मोदी जी हैं, मोदी जी जब बात करते हैं तो जोश से बात करते हैं, विजन से बात करते हैं, बताते हैं, एक्साइटमेंट लाते हैं। मैडम जब बजट सुना रही थी तो कुछ नहीं सुना रही थी, कुछ भी नहीं बता रही थी। वे जब देश का हर आदमी देख रहा है ना कि कोरोना काल में आज वित्त मंत्री हमें क्या देंगी, तो वो नहीं, चेहरे पर मुस्कान थी, आत्मविश्वास था। बार बार वो लैपटॉप अपना वो दिखा रही थी, टैब दिखा रही थी और ये कहा कि 100 साल में सबसे बेहतरीन बजट होगा, ऐसा बजट अभी तक नहीं आया होगा। तो इसमें आत्मविश्वास नहीं झलक रहा था। खासियत है कि यहाँ पर सरकार की वेबसाइट नहीं चलती, एमसीए नहीं चलती, आरओसी नहीं चलती, इनकम टैक्स नहीं चलती, ट्रेसेस नहीं चलती। इससे ज्यादा डिजिटल इंडिया की तारीफ नहीं कर सकता। चलिए सिंह साहब, यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी गिनाई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की मजबूरी थी। सरकार की अगर मजबूरी थी तो 10 में से 8 नंबर, अगर पैसा नहीं था। लेकिन अगर सरकार के पास पैसा था तो इस बजट में विजन नहीं था, थोड़ा बिखरा हुआ बजट था। नहीं, वही हमने आपसे कहा कि सरकार के जितने भी इनकम संसाधन थे वो इस कोरोना काल में 1 साल से बिल्कुल ठप हो चुके थे। फिर भी सरकार ने कहीं से कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दी और ना ही आम लोगों को किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसने दिया। जिसको जहां जैसी सहायता की जरूरत पड़ी, अगर गरीबों को अनाज की पड़ी तो उन्हें अनाज पहुंचा है। व्यापारियों को भी जहां जरूरत पड़ी तो उस व्यापार क्षेत्र में भी उनको एक बजट दिया गया है कि आप इस बजट के सहारे आप जो है ना अपना व्यापार को ठीक से चला। तो सरकार ने हर जगह इतना, मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी सरकार अपने स्ट्रेचर को कायम रखा है। तो ये सब चीजें देखते हुए अब सोच अपनी अपनी है कि सरकार। डॉक्टर अमरीश, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये लाइनें सटीक बैठ रही हैं सरकार के इस बजट पर। उसके पहले मैं कुछ कमेंट्स करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी देर से जो होता है मैं डिस्कशन सुन रहा था। अभिषेक जी की एक बात जो होता है ऑलमोस्ट मैं 75% से सहमत था। कुछ चीज़ें जो होती है ग्राउंड लेवल पे जो होती है, गवर्नमेंट ने जैसे एक्सपोर्ट्स की बात की थी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। एग्रीकल्चर्स में जो होती है, एक्सपोर्ट्स में जो होती है होना चालू हुआ है। खासकर वाराणसी से जो होती है, इन्होंने किसानों का एक यूनियन बनाया और वो लोग खुद कमांड करते हैं और अपेडा के थ्रू जो होता है उन्होंने चालू किया है। उसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जैसे पार्क बना दिया गया तो आप कॉम्पिटिटिवनेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके माल जो होता है कि आप बाहर में बांग्लादेश को कम्पीट कर सकते हैं। सेम थिंग एग्रीकल्चर्स में हो रहा है, आपको कंपटीशन पाकिस्तान से मिल रहा है, बांग्लादेश से मिल रहा है, आपको नेपाल से मिल रहा है, खासकर जब एग्रीकल्चर्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट आपकी मिडिल ईस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो होता है आपको जब देखोगे, मैं अभी कुछ महीनों पहले हम लोग ओमान का आशियात ग्रुप है, उन लोग के साथ एक प्रोजेक्ट की बात हम लोग कर रहे थे। तो वाराणसी में हम लोग काफ़ी जगह हम लोग भ्रमण भी किए, तो किसानों से भी बात की। बट जब एंड ऑफ द डे जब हम लोग कॉस्ट के देखते हैं तो ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। ऑलरेडी जो प्राइस वहाँ पे कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग ले जाने के बाद भी करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम करती है। तो जस्ट बिकॉज कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, मुझे नहीं लगता है कि ये रियलिस्टिक सीन है कि किसान जो होता है, वहाँ के जो बायर्स होता है वो ज़्यादा पे करेंगे। अब रही बात कि इसको कैसे ये जो होता है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात हो जाती है, जो मैं बार बार बता रहा था कि यदि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर रूल्स या लॉ जो भी होती है, अभी बहुत डिबेटेबल इशू है कि इसको पालन किया जाए या इम्प्लीमेंट किया नहीं जाए। जब इस हिसाब से जब किसान के पास एक वेयर हाउसिंग की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि आप वेयर हाउसिंग बनाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, या इनफैक्ट विलेज लेवल की बात किया जाती है, यदि वो बनता
तो नो डाउट आपकी कॉस्ट जो होती है, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट काफ़ी कम होती है और आप compete कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। डिजिटलाइजेशन आप लेके आ जाते हैं तो शायद मेरे जैसा बंदा जो हमेशा मोबाइल पे रहता है, तो हम लोग फ्रेश फार्मर से खरीद सकते हैं। बट ये सब में अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी वो उस टाइम में नहीं लग रहा है। बट कुछ चीज़ें जो होती हैं इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने किया है, बहुत हाल फिलहाल में मैंने देखा है। अब रही बात होता है कि आपका जो आपने फ्रेज किया है, ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल अभिषेक भाई से सहमत हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि स्कोप काफ़ी कम था, उनके पास इनकम्स की काफ़ी कमी है। सो मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ में वो ज़्यादा करने के लिए उनके पास था। चंद्रमोहन शर्मा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से 5 मिनी बजट पेश हुए। ये बहुत शानदार बजट है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और रक्षा बजट के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, इससे कहीं ना कहीं सेनाओं को बल मिलेगा, बॉर्डर्स पर हम सुरक्षित ज़्यादा महसूस करेंगे। देश में महंगाई चरम पे है, फिर भी आप भ्रम पे हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, फिर भी आप समझदार हैं। इन सब वक्तव्यों को आज देश की जनता बड़े एहसान से समझ रही है और इस गहराइयों को भी भापेगी कि जिस सरकार को हमने प्रचंड बहुमत दे के चुना और हमारी देश की वित्त मंत्री तीसरा बजट पेश करने आ गए सदन के अंदर, तीसरे बजट पेश करने के बाद भी उनके पास उन लोगों के लिए कुछ नहीं था जिन लोगों ने सरकार को चुना था, जिनकी आवाज़ से सरकार का पास सिस्टम आया था। वो सरकार में आज उन्होंने कुछ नहीं दिया। टोटल बजट जो है वो आंखों के अंदर एक झरोखा डालकर एक नमूना पैदा करने वाला और पूरी तरह से गरीब विरोधी है और क्रोनी कैपिटल के अधीन है। अभिषेक राजाराम सर, आपसे समझना चाहेंगे, बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा इस बार के बजट में कुछ नहीं है। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार नहीं मिलने वाली, बकवास बजट था। देखिए, ये पॉलिसी डिसीजन है, संपत्तियों का बेचना, मोनेटाइजेशन करना। अब पाइपलाइन भी बेचने की बात हो गई है, LIC का IPO आ जाएगा। तो इसमें बिकॉज इट इज अ पॉलिसी डिसीजन, आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग इट, क्योंकि अगर मैं कोई कमेंट करूंगा तो वो फिर कहा जाता है कि पॉलिटिकल लाइन चूज कर लिया आपने। आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग इट। ना मैं सही बोलूंगा ना गलत बोलूंगा, बस एक इशारा जरूर करूंगा कि जितना कांग्रेस ने 10 साल में डिसइन्वेस्टमेंट करा, उसका 4 to 5 टाइम्स ये कर चुके हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। बजट में कुछ ऐसा हो जाता जो आम आदमी को कुछ मिल जाता। LIC पर भरोसा करके आदमी पैसा देता है, गांव देहात का आदमी, और LIC ने बहुत जगह जहां सरकार फंसती है वहां इन्वेस्टमेंट करके सरकार को भी बचाया है और इंडियन इकोनॉमी को भी बचाया है। तो LIC का जाना मुझे बड़ा दुखद लग रहा है। शेयर मार्केट के क्या हाल रहेंगे अगले 48 घंटे की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको? मायूसी, 400 पॉइंट जो था वो चढ़ गया था बजट से पहले। अभिषेक जी, आपसे ये सवाल। अभिषेक जी, समझना चाहेंगे शेयर बाजार का क्या हाल रहने वाला है? अमूमन बजट को लेकर या तो निराशा रहती है शेयर बाजार में, या कुछ ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिलता है। अगर आज की बात करें तो आज 400 पॉइंट्स की उछाल देखी गई थी शेयर बाजार में स्टार्टिंग में बजट से पहले। शेयर बाजार तो आज 2000 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स पर, और ये कई दिन से बिकवाली के दौर में था। 50,000 जब क्रॉस करा उसके बाद ये 46-47,000 आ गया था। और जो यहां से अगर आप इसको देखें PE को, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो नॉर्मली हमारा जो होता है वो 20 से 24 के बीच का चलता है, और इस समय प्राइस अर्निंग रेशियो 38-39 का है, जो अपने आप में बता रहा है कि शायद एक बबल बन चुका है। बबल को तभी माना जाता है जब बबल फूटता है, और शेयर मार्केट चढ़ने का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है इकोनॉमी से। हाँ, नहीं, कई बार ऐसा माना जाता है कि शेयर बाजार ने वेलकम किया वित्त मंत्री के बजट को, शेयर बाजार ने के दम पर दरकिनार कर दिया। चलिए आऊँगा, प्रभाकर समय संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रभाकर, समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? ऑफिशियल रिएक्शन कब तक आएगा? ऐसा बताया जा रहा था कि कांग्रेस एक प्रेस ब्रीफिंग करने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है आज के बजट को लेकर।
बिल्कुल देखिए भूपेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, जो सवाल उठ रहे हैं कि पैसा कहां आएगा, कहां जाएगा, 50,000 का आंकड़ा पहले ही सेंसेक्स छू गया था, किसानों की आय को हम दुगनी करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद जो नेशनल मीडिया सेंटर है 3 बजे पूरी मतलब जिन लोगों ने बजट बनाया है, आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग के लोग, तमाम लोगों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो सवाल उठा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कैसे आएगा, रोजगार कैसे आएंगे, बैंकों के हालत कैसे सुधरेंगे, कैसे सड़कों का जाल बिछेगा। देखिए कोविड रिकवरी में हम 96% से आगे निकल गए हैं, तो क्या हमारी इकोनॉमी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, तो 3 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कहा जा रहा है कि 4:30 बजे कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हो सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी पहुंचे, क्योंकि आपने देखा कि जब भूपेश जी बजट पेश किया जा रहा था तो कांग्रेस और विपक्ष के कुछ पार्टियों ने काफी हंगामा किया। जब कृषि क्षेत्र की चर्चा हुई, किसानों की चर्चा हुई, तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरह से जहां बैठे थे वहां पर कहीं न कहीं वो मेज थपथपा रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नारेबाजी हो रही थी और उसका सरकार ने जवाब दिया। तो अब जो सवाल उठ रहे हैं कि नया बजट है, पुराना है, कुछ भी नहीं है, तो ये तमाम जो पूरा आंकड़ा है उसकी जानकारी अब 3 बजे खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देगी। फिर देखना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ कहती है। लेकिन देखिए, जब अभी कुछ नेता बाहर निकल रहे थे बीजेपी के, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2014 से 19 हो गया और 19 से 21 हो गया, लेकिन कांग्रेस ने कोई नई बात नहीं कही है। जो वो पहले कहते रहे हैं, जो 14 में कह रहे थे वही 21 में कह रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि 14 से 19 और 19 से 21 हो गया। और आप देख रहे हैं कि बंगाल को लेकर काफ़ी पैसा दिया गया है, तमिलनाडु को पैसा दिया गया है, केरल को पैसा दिया गया है, हाईवे परियोजना से लेकर तो कई नई चीज़ें हैं। जैसे देखिए 100 सैनिक स्कूल खुलेंगे, ठीक है, कितने दिन में खुलेंगे इसको लेकर आप सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है, जैसे एयर इंडिया की बोली लग रही है, LIC का IPO आएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका सवाल हमें भी लग रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी कि क्या कुछ टाइम लाइन आपने फिट किया है। दूसरी बात है कि देखिए, जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि देखिए हमें उम्मीद है कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और कहीं कहीं जो पूरा झलक है गांव से लेकर शहर तक, कई बार ये कहा जाता था कि मनरेगा का बजट बढ़ा दिया है, ग्रामीण इलाकों का बजट है, लेकिन आप यहाँ देखें कि मेट्रो भी है, बस भी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सिंह साहब कर देंगे, 100 स्कूल बना देंगे, 15 स्कूलों का जीर्णोद्धार कर देंगे, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर सकते हैं हम, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भी होगा। तो यही सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि घोषणाएं कर दी जाती हैं, जैसा कि कांग्रेस समेत तमाम आपके विपक्ष आप पर निशाना साधते हैं कि आप घोषणाएं ताबड़तोड़ करते हैं, लेकिन वो कितनी धरातल पर उतरती हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी जवाब नहीं दे पाती है उनका। नहीं, बिल्कुल भी सरकार, आपने देखा होगा हमारी पिछले काल में जो भी घोषणा हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरी हो चुकी हैं। अभी भी जो किए हैं तो बिल्कुल, अगर इतने सैनिक स्कूल किए हैं तो सरकार ने यही सोचा है कि हर क्षेत्र में सैनिक, क्योंकि सैनिक स्कूल शुरुआत में कोई 5, 6, 7 हुआ करते थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। और ये कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल रही है, इस तरफ इनका कभी ध्यान भी नहीं गया कि सैनिक स्कूल हर स्टेट में नहीं बल्कि जिला लेवल पे हो, तो वहाँ के लोकल लोगों को वो फैसिलिटी मिलना चाहिए, वहाँ के बच्चे वो तैयारी कर सकें कि वो डिफेंस की वहाँ से तैयारी करके डिफेंस में जाने की अपनी एक नीति होती, उनका एक सोच होती, उसकी जो मंशा पूरी हो सके। तो इन्होंने कभी नहीं सोचा, मगर हमारी सरकार ने ये सोचा है, तो जब सोचा है तो उसको हम करेंगे भी, घोषणा की है तो आप ये मानिए कि जितने करे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्यकाल खत्म होने से पहले हमारी सरकार कोशिश करेगी कि जितने सैनिक स्कूल की घोषणा हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन के तैयार हो जाए, सुचारू रूप से उसमें जो है ना एजुकेशन चलने लगे और वहाँ क्षेत्र के लोग उसका पूरा बेनिफिट उठाएं। शर्मा जी, जहां आप सोचते नहीं है वहां पर भी सरकार सोच लेती है। आपने 60 सालों में नहीं सोचा सैनिक स्कूल बनने चाहिए या उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए या लेह में कोई स्कूल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सरकार कर रही है तो कर तो रही है कम से कम, अब उसमें टाइम तो लगता है, पैसे की भी दिक्कत है, कोरोना भी है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। अब आप कह रहे हैं कि अभी आज घोषणा कर दी है तो ये हफ्ते के अंदर अंदर स्कूल खुल जाए। जुमलों की खाट के अंदर एक और जुमला ठुक गया, कोई बात नहीं।
लेकिन अगर सिंह साहब ये कहते हैं कि सैनिक स्कूल नहीं थे, तो सिंह साहब खुद अगर आर्मी से रिटायर थे, इनको पता है कि सैनिक स्कूल कितने रहे हैं। आप सैनिक स्कूल की मंशा किस हिसाब से खोल रहे हैं वो आज का विषय नहीं है डिबेट का। जब कभी बैठेंगे तो उसमें मैं विस्तार पे आपकी मंशा उसमें बता दूंगा। बजट पे बात आती है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, लेकिन आज का बजट क्या लिखा? सेल इन इंडिया। आपने बजट को कहा था 100 साल के इतिहास वाला बजट आएंगे। उस 100 साल के इतिहास वाले बजट में पिछले 7 साल की हुकूमत, 7 साल की सरकार के प्रचंड बहुमत की सरकार ने क्या दिया वो बताना है आपने। क्या आप लेके आ रहे हो ये तो देश की जनता को पता चल जाएगा। और क्या 70 साल में देश की सरकारों ने इसको दिया वो देश की जनता जानती है। आप कुछ भी कहो उससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही बहुमत में आप जीत रहे हो, ये एक अलग बात है। लेकिन आपने जिन चीजों के लिए सरकार के द्वारा चुने गए हो, जिस चीजों के लिए आपको जवाब देना है, उसकी जवाबदेही ना तो इस बजट में है ना इस बजट के बाहर है। अगर ऐसा कुछ था तो देश के किसानों के हित के बारे में कोई बात कर देते तो आप 1.5 साल के लिए उसको इंप्लीमेंट करने की बात नहीं करते कि पहले इंप्लीमेंट कर लो बाद में बात कर लेंगे। उसी किसान बिल को आप पहले पास नहीं करवाते, पहले उनसे बात कर लेते, विपक्ष से बात कर लेते, किसानों से बात करते। लेकिन नहीं, सिस्टम आपका दूसरा है। तो ये एक नया जुमला है, इस जुमले का हम स्वागत करते हैं कि जुमलों के अंदर आप भारत को लेके जा रहे हैं, जुमलों की तस्वीर पे। ये आपको मुबारक हो। आपने देखा होगा कि जब ये किसान बिल पास हुआ संसद में तो राहुल जी अनुपस्थित थे और ये फिर कहते कि सलाह कर ली। जो सदस्य वहां चुन के आते हैं वो किसानों के माध्यम ही चुन के आते हैं। विपक्ष के सांसदों को आपने निलंबित किया, उन्होंने 3 दिन तक धरने संसद के अंदर बैठ के दिन रात आपके सामने रखी। उसी के अंदर यही आवाज गई कि किसान के संगठन दलों को बुलाया जाए, लेकिन आपने नहीं बुलाया। उसके बाद आपने राज्यसभा के अंदर निलंबित होने के बाद विपक्ष के सारे लोगों के बाद वाउस ध्वनि के साथ इस बिल को पारित कर दिया और आज आप किसानों पे ठोक रहे हैं। फिर आप उनको स्थगित मानते हैं कोर्ट के आदेश पे, सिस्टम पे, फिर कहते हैं कि इसको लागू कर ले। तो मंशा तो देश के किसान आपकी समझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत ये कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा कि किसानों को खुश कर दिया जाए, किसानों को कुछ ऐसा पैकेज दे दिया जाए कि जो कि नए किसान कानून बिल आए हैं इस पर विरोध कुछ कम हो जाए। डॉक्टर अमरीश, यहाँ पर लगता है आपको कि इस बजट में कुछ ऐसा हुआ है कि किसानों के लिए कोई खास कृषि कानून को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, कोई सौगात देने की बात चल रही थी, दिखता है आपको कुछ? देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा है इस पे। नहीं, बजट में अगर दिखता है आपको ऐसा कुछ? बजट में देखिए कि उन्होंने एमएसपी का जो उन्होंने दिया है कि उन्होंने इंक्रीज़ किया है अमाउंट को, जो था लास्ट ईयर से जो था उन्होंने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि यदि इसको यदि किसान तक पहुँचते हैं, कैसे पहुँचाते हैं, ठीक है, तो उससे उनको राहत मिल सकती है। बट अगेन ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इस चीज़ को लेके मैं उस पर नहीं होगा। बट बजट में उन्होंने इंक्रीज़ किया ये अमाउंट। यदि हम लोग फैक्ट एंड फिगर देखते हैं तो दिख तो रहा है कि उन्होंने जो था अमाउंट तो इंक्रीज़ किया है, चाहे गेहूं के लिए किया है या फिर दाल के लिए किया हुआ है या फिर माइक्रो इरिगेशंस के लिए किया है। तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन कितना फास्ट करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन की कितना फास्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और उसके ऊपर से हम लोग देखते हैं कि अभी तक जो होता है उनकी हालत क्या थी और अब क्या है। वो एक कंपेरेटिव जो होती है वो एक डेटा निकालने की ज़रूरत है कि 5 साल पहले किसान की हालत क्या थी और लास्ट जो होता है 5 साल में जिस हिसाब से बजट में बार बार हर एक साल जो होता है प्रोविजन निकाले गए। हेल्थ बजट में 137% का इजाफा बहुत ज़रूरी था। अभी कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम लोग कितनी पीछे थे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद यदि एम्स जैसे हॉस्पिटल यदि कोई गांव में बन जाते हैं तो मुझे लगता है यही रियल इनकम जो होता है इंडिया का होगा। क्योंकि आज भी जो होता है इंडिया का, चाहे आप विलेज में चले जाइए तो 2 चीज़ पे सबसे ज़्यादा खर्चा होती है, एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। यदि हेल्थ के ऊपर जो होता है, यदि एम्स या फिर एम्स भी जिस हिसाब से उन्होंने डालना है, यदि फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी स्टेट में, बहुत सारे स्टेट्स में एम्स बनाए गए थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए। यदि इस टाइप से करते हैं तो रियल इनकम जो होता है काफ़ी बढ़ेगा। बट वो कितना फास्ट लेके आते हैं उस पर चीज़ देखता है। क्योंकि हर एक साल मैं देख रहा हूँ, जैसे अभिषेक जी ने भी बताया था पहले कि परियोजना बनती है बट उसको इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी स्लो लेवल पे, काफ़ी स्लो। और ख़ासकर अभी जब इनके पास फंड की काफ़ी कमी है, वो पूरा देश जानता है, तो उसको कितने जल्दी से वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ये एक सोचने वाली बात होगी। पेंशन पर कमाई में कोई टैक्स नहीं, ये एक अच्छी अचीवमेंट। और साथ ही साथ 75 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको इनकम टैक्स से रियायत दे दी गई है, उनको नहीं भरना पड़ेगा। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मैं बोलूँगा कि जो बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं,
उनको इस चीज़ के लिए बहुत इमोशनल का चीज़ है, उसको मैं इस चीज़ में नहीं डालता हूँ कि इनका वो कोई इनकम, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो उस पेंशन स्कीम्स में या फिर बजट में पीएफ में जो भी होता है उसके, तो ये बहुत ही इमोशनल से अप्रोच है, उसकी मैं सराहनीय कदम मैं मानता हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि वो उनकी यदि आप कंट्रीब्यूशन भी देखिएगा जीडीपी में तो बहुत ही ना के बराबर ही होती है। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है बजट की। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितनी उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से उतना ज़्यादा मिडिल क्लास के हाथ नहीं कुछ लगा है, और कुछ का कहना है कि ठीक है, जितना भी सरकार कम कर सकती थी उतना सरकार ने करने की कोशिश की है हर सेक्टर में, क्योंकि सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं और कोरोना काल के चलते देश की आर्थिक हालत वैसे ही ख़राब हो रखी है। लेकिन पटरी पर गाड़ी चलती रहे, रफ्तार बाद में दे दी जाएगी। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए कैप्टन आई सिंह, बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के लीडर चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरीश कुमार अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े रहे। प्रभाकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभिषेक राजाराम भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाज़त, सहारा।